स्वप्न हूँ, कल्पना हूँ, मैं साकार हूँ, दवा हूँ, दर्द हूँ, मैं ही उपहार हूँ। वाह! साहित्य हमें स्पंदित करता है, आनंदित करता है, ऊर्जावान बनाता है। साहित्य से जुड़ी एक शख्सियत आज हमारे साथ है, डॉक्टर चारुशीला सिंह। नमस्कार। चारू, हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रेणु जी। आपका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हम जानना चाहेंगे डॉक्टर चारू कि कैसे आपकी रुचि साहित्य की तरफ हुई। जी, साहित्य के बारे में क्या कहूँ, मुझे अब खुद नहीं याद कि कब और कैसे मैं साहित्य में पूरी तरह उतर गई। जब से मैंने होश संभाला, साहित्य से अनुराग मैंने हर दिन महसूस किया। और पढ़ते पढ़ते मैं वैसे बचपन से ही बहुत मेधावी रही, लेकिन जो मेरा प्रिय विषय रहा वो साहित्य ही था, हिंदी ही था। और कब वो मेरी सांसों में उतर गया, मेरी लगन में उतर गया, मेरे चरित्र में उतर गया और मेरी पहचान बन गया, मुझे खुद भी याद नहीं। तो कह सकते हैं कि बचपन से ही ये मुझ में सांस ले रहा था साहित्य। डॉक्टर चारू, आप एडी इंटर कॉलेज में शिक्षिका भी हैं, तो साहित्य के लिए कैसे समय निकाल पाती हैं? जी, जब कहते हैं कि जहाँ आपकी रुचि होती है वहाँ तो समय आपको मिल ही जाता है। और जब बात साहित्य की कर रही हैं तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये मेरी सांसों में बसा हुआ है। मुझे खुद नहीं पता कि कब मैं इसमें घुल गई पूरी तरह से और ये मुझ में उतर गया। तो क्योंकि मेरे अध्ययन अध्यापन का विषय भी हिंदी है और मेरे लेखन का भी यही विषय है, इसी में मैं रमी हुई हूँ, तो इसके लिए समय निकालने की बात नहीं है। जब भी मुझे आह्लादित होना होता है, जब भी मैं उल्लसित होती हूँ, तो वो कहीं ना कहीं साहित्य ही होता है। चाहे वो क्लासरूम में टीचिंग को लेकर हो या आम जीवन में, साहित्य हमेशा मुझे सम्मोहित करता रहा, बांधता रहा। और सबसे अधिक आकर्षण अगर मैं कहीं महसूस करती हूँ, कशिश कहीं महसूस करती हूँ, तो पार्टियों से भी अधिक मैं साहित्यिक मंचों पर और साहित्य के उत्सवों में महसूस ऐसा ही होता है जब हम किसी चीज़ के प्रति लगाव रखते हैं। जी जी। समाज में हो रही घटनाएं किसी रचनाकार को कलम उठाने के लिए प्रेरित करती हैं, चाहे वो खुशी का मौका हो, गम का मौका हो, कोई आंदोलन हो, ये सब हमको कहीं ना कहीं भीतर। आपकी रचनाओं के विषय ज़्यादातर क्या होते हैं और कहाँ से अपने विषय आप लेती हैं? जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि ये पुरुष प्रधान समाज है। स्त्रियाँ कभी भी कमज़ोर नहीं रहीं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन ये जो समाज है जानकर भी इसको स्वीकार नहीं कर पाता। तो क्योंकि ईश्वर ने एक ऐसी शक्ति मुझे दी है, सर्जनात्मक शक्ति, तो मैं उसका भरपूर उपयोग करती हूँ। जब भी जैसे भी अवसर मिलता है, मैं साहित्य के माध्यम से ही अपनी बात समाज तक, उन पुरुषों तक, उस जगह तक पहुँचाना चाहती हूँ जहाँ से वो प्रभाव डाल सके। वो मेरा मंच भी है, मेरे क्लास में मेरी टीचिंग भी है। तो ये जो साहित्य है और ये जो इसमें घुल जाना, उतर जाना जो आप कह रही हैं, तो जब मैं स्त्री हूँ, मैंने कहा स्त्रियाँ उपेक्षित रही हैं, तो मेरी सर्जना का जो केंद्र है वो स्त्री ही है। मुझे अवसर मिला है, तो कहते हैं कि शुरुआत स्वयं से होती है, तो मैंने अपना ही विषय लिया। वो पति है, वो पत्नी है, वो बेटी है, वो प्रेमिका है, वो माँ है, वो काम करने वाली है और वो हाउसवाइफ भी है। तो स्त्रियों के विविध रूप ही मेरी सर्जना के मुख्य केंद्र में है। सृजन की चर्चा चल पड़ी है, तो कुछ हो जाए, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। जैसा कि आपने कविताओं की बात की है और अभी जो प्रश्न भी पूछे गए, तो बस नारी जीवन के, स्त्री जीवन के पहचान की कुछ पंक्तियाँ मैं बहुत ईमानदारी से लिखती हूँ। और सिर्फ स्त्रियों की तारीफ में नहीं लिखती, उनकी कमियाँ, उनकी कमज़ोरियाँ और उनकी शक्ति दोनों को समाहित करके लिखती हूँ। एक मुक्तक सुनाती हूँ कि वस्तुतः एक स्त्री है क्या, वो हर रूप है, बस जो हम चाहेंगे या जिसे बढ़ावा मिलेगा वो रूप आगे आ जाता है। तो आइए एक मुक्तक। स्वप्न हूँ, कल्पना हूँ, मैं साकार हूँ, दवा हूँ, दर्द हूँ, मैं ही उपहार हूँ। वाह! स्वप्न हूँ, कल्पना हूँ, मैं साकार हूँ, दवा हूँ, दर्द हूँ, मैं ही उपहार हूँ। मैं सृजन भी, प्रलय भी हूँ, सुकुमार भी। मैं सृजन भी, प्रलय भी हूँ, सुकुमार भी। लोग कहते हैं सृष्टि का श्रृंगार हूँ, लोग कहते हैं सृष्टि का श्रृंगार हूँ। चारू जी, मैंने बहुत बार आपको मंचों पर सुना है,
और आपका कॉन्फिडेंस लेवल गजब का होता है। अच्छा। तो कहाँ से लाती है इतना कॉन्फिडेंस? हमारे दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे। अब मैं कितनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ इसका निर्धारण तो सच में हमें सुनने वाले या सामने से देखने वाले ही बता पाएंगे। मैं ये तो नहीं जानती हूँ कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट रहती हूँ, लेकिन पूरा प्रयास रहता है मेरा कि मैं अपना 100% दे सकूँ। और जब हमें शक्ति कहा जाता है, सरस्वती और लक्ष्मी कहा जाता है, तो कभी अवसर मिले तो इन रूपों को जीना भी चाहूँगी। वैसे मैं ये चाहती हूँ कि ये समाज सिर्फ हमें मनुष्य ही रहने दे तो अच्छा है, पर जो नाम मिले हैं उनकी सार्थकता में भी एक नारी जीवन सार्थक होता है। तो बस वही प्रयास रहता है। आपकी वो कविता जिसको मंच पर बहुत सराहना मिली हो, दर्शकों की भरपूर तालियां मिली हो, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी ऐसी तो बहुत सारी हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि मैं अनुभवों को ही लिखती हूँ। एक राधिका मीरा करके मैंने आपकी कविता अच्छा, सुनी। जी जी जी, वो भी बिल्कुल 2 लाइनें हो जाए। जी बिल्कुल, उसकी 2 लाइनें हो जाएं। जैसा मैंने कहा कि केंद्र में स्त्री होती है, लेकिन उसकी कमज़ोरियाँ भी मैं ले आती हूँ और जो उसकी शक्ति है उसको भी। लेकिन जो आपने कहा, चलिए आपने उसकी बात कर दी तो सुनाती हूँ कि बिल्कुल एक स्त्री कभी कमज़ोर नहीं है। नारी शक्ति पे मैंने लिखा था, बड़ी चर्चित पंक्तियाँ हैं, तो पढ़ती हूँ। प्रेम में राधिका सीता गृह वाटिका, प्रेम में राधिका सीता गृह वाटिका, ज्ञान में गार्गी सी प्रवीणा है जो, दुष्ट मर्दन में चंडी भी बन कर खड़ी, दुष्ट मर्दन में चंडी भी बन कर खड़ी। कह दिया कैसे अबला बताओ अरी, प्रेम में राधिका सीता गृह वाटिका। बिल्कुल ये बहुचर्चित है। प्रेम में राधिका सीता गृह वाटिका। चारू जी, आप एक गृहिणी हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, शिक्षिका है एडी इंटर कॉलेज में, साथ ही साथ मंचों पर आपको बहुत बार देखा जाता है। अभी हाल ही में आपको शक्ति योद्धा सम्मान से सम्मानित भी किया गया है। तो कैसे इन सब चीज़ों के प्रति आप समय निकाल पाती हैं? जी, अब जब आपने बात कर दी विवाह के बाद की, तो निसंदेह परिवार भी एक बड़ी भूमिका में है और हर महिला की, हर व्यक्ति की भी पहली प्राथमिकता परिवार है। और जब एक महिला की बात की जाती है तो पहली प्राथमिकता परिवार है। तो ये परिवार ही मेरी शक्ति है और ये परिवार ही मेरी कमज़ोरी भी है। मैं दोनों इसको मानती हूँ अवसर के हिसाब से। लेकिन मेरे पति का समर्पित सहयोग, मैं कभी उनके लिए कुछ नहीं पढ़ती, मंचों से कुछ नहीं कहती, लेकिन आज आपने पूछ लिया तो मैं बता रही हूँ कि मेरे पतिदेव का एक समर्पित सहयोग इस तरीके का है कि मैं कहीं कमज़ोर नहीं पड़ पाती और कहीं पीछे नहीं रह पाती। उनका समर्पण इस हद तक है कि अगर हम दोनों हों और एक को ही आगे जाना है तो मुझे ही आगे करते हैं। तो इस समर्पित सहयोग का प्रतिफल है कि मैं तालमेल भी बिठा ले रही हूँ और हर जगह उपस्थित, ये पूरा योगदान मेरे पतिदेव का है। बहुत बढ़िया। और एनबी न्यूज़ हमेशा कामना करता है कि आपको परिवार का सहयोग मिलता रहे, आप प्रतिफल आगे बढ़ती रहें। अब हम पहुँचते हैं सम्मानों पे। आपको अब तक कौन कौन से सम्मान मिल चुके हैं? ऐसे तो मंचों पर मिलते रहते हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कुछ प्रमुख सम्मानों के नाम जो आपको अब तक मिल चुके हैं, याद हैं आपको? ये तो आपने बड़ा अटपटा सा प्रश्न कर दिया है जिसका उत्तर मैं देना भी नहीं चाहती, लेकिन देना तो पड़ेगा क्योंकि आपने पूछ लिया। तो चलिए बताती हूँ। वैसे सम्मान जब भी पूछा जाता है तो किसी न किसी संस्था या मनुष्य के द्वारा दिया जाता है और हर व्यक्ति उसी की चर्चा करता है। क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग, मेरा व्यवहार जो लोग अक्सर वॉच भी करते हैं कि थोड़ी प्रकृति मेरी अलग है, तो यहाँ मेरा जवाब भी उस प्रकृति से थोड़ा अलग ही होगा। जैसा कि आपने कई बार देखा ही है मंचों पे कि सच में मुझे बहुत सारे सम्मान मिले हैं। मैं और किसी सम्मान के लिए क्या कहूँ, अभी आपने खुद ही कहा शक्ति योद्धा सम्मान मिला है। जी जी। तो अक्सर मुझे नारी शक्ति से संबंधित ही सम्मान मिले हैं। महाराजगंज में भी एक महिला का चयन होना था पूरे जिले से, उसमें भी महिला शक्ति का सम्मान ही दिया जाना था। विगत वर्ष मुझे वो भी दिया गया था। लेकिन इन मनुष्यों से मिले और संस्थाओं से मिले सम्मान की चर्चा मैं नहीं करूंगी। ईश्वर ने मुझे जो सम्मान दिया है उसके प्रति मैं ईश्वर की आभारी हूँ और उस सम्मान
के लिए निश्चित तौर से मैं आपसे कहना चाहूँगी, वो सर्जनात्मक शक्ति, वो जो सम्मान है ईश्वर प्रदत्त, वही मेरे गर्व का, अभिमान का, स्वाभिमान का विषय है। वो दोनों रूपों में, एक तो स्त्री के रूप में हम आप बिल्कुल सर्जना के सहयोगी हैं, ईश्वर ने इस योग्य बनाया कि हम एक नया जीवन देते हैं। दूसरा कवि रूप में, तो ईश्वर ने जो ये सर्जनात्मक क्षमता का जो सम्मान मुझे दिया है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। चारू जी, एक अहम सवाल, हाल ही में आपको YouTube चैनल के लिए सेलेक्ट किया गया है शिक्षण कार्य से संबंधित, तो कैसा लग रहा है? वो बिल्कुल अलग तरह का अनुभव, और कैसे आपको सेलेक्ट किया गया, इसके बारे में हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। जी, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि विसंगतियां, ये कोरोना काल में शिक्षण बाधित हुआ, सब कुछ बाधित हुआ, हम घरों में कैद हो गए, लेकिन पठन पाठन आवश्यक भी था। तो यहाँ आया ऑनलाइन शिक्षण का विकल्प, जिसके लिए पूरे मंडल से ये जगह जगह मंडलीय टीमें गठित हुई, कुछ चुनिंदा शिक्षक इसके लिए चुने गए कि जो अपने विषय का शिक्षण करेंगे, वीडियो बनाएंगे और वो लखनऊ निदेशालय भेजा जाएगा। वहाँ जब वो सेलेक्ट होता है तो फिर NCERT नई दिल्ली, वहाँ से पास होने के बाद वो दूरदर्शन पर प्रसारित होता। तो इसके माध्यम से हम सभी शिक्षक आए थे, सबने अपना प्रयास किया, मैंने भी किया। मुझे नहीं पता था कि ईश्वर माँ शारदा की ऐसी अद्भुत कृपा होगी कि मैं पूरे देश में जानी जाऊंगी अपने वीडियो के माध्यम से। सबसे बड़ी उपलब्धि मैम इसमें ये रही कि मेरा जो प्रथम प्रयास में और जो प्रथम वीडियो था वही चयनित हो गया, जबकि कई प्रयासों में भी लोग असफल रहे। तो ये बस माँ शारदा की कृपा है, चमत्कार है, और मैं क्या कहूँ। बहुत बढ़िया। एक शिक्षक के रूप में गर्वित हूँ, हर्षित हूँ और प्रतिबद्ध हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह भी रही हूँ कि जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं अवश्य करूंगी। अन्य बोर्ड, यूपी बोर्ड के साथ साथ अन्य बोर्डों के लिए भी मैं शिक्षण में सहयोग दूंगी। प्रयास भी शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आपने अभी अपने मन की बात कह दी, अब चलते हैं अपने अंतिम सवाल की तरफ कि महिलाओं में, जैसा शुरू में हमने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल गजब का है, तो यहाँ महिलाएं करना तो बहुत कुछ चाहती हैं, कोई बढ़िया खाना बना लेता है, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी है। पूर्वांचल महिलाओं के नज़रिए से पिछड़ा माना जाता था, अब इसमें निश्चित तौर पर काफ़ी सुधार हुआ है। तो क्या संदेश देना चाहेंगी हमारे NB न्यूज़ चैनल पर दर्शकों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाएं तो सही है कि जब ईश्वर ने उनकी सर्जना की तो दया, ममता, स्नेह, त्याग, प्रेम, ये अधिक मात्रा में उनमें भर दिया गया। ये भाव प्रभावी हो जाते हैं और हम समझते हैं हम कमज़ोर हो गए, और समाज तरह तरह के बातों को कहता है कि हार जाती हैं, पराजित हो जाती हैं, पर वस्तुतः हम सभी शक्ति स्वरूपा हैं। अपने निहित शक्ति को आप पहचानें, और एक बार जब आप मन में ठान लेंगी तो सोचिए, क्योंकि कहा जाता है, वो घटना याद करिए कि जहाँ मोहन विफल हुए थे वहाँ मोहिनी सफल हुई थी। तो जहाँ भगवान असफल हुए वहाँ उन्होंने मोहिनी रूप धरा, क्योंकि स्त्री में वो शक्ति है कि जहाँ ईश्वर भी हार जाते हैं वहाँ फिर वो इसी रूप में आके, मतलब शक्ति स्वरूपा रूप में ही आकर वो विजित हुए हैं। तो अपने को कमज़ोर न माने, पर स्त्रियों को जो कहा जाता है वो हार जाती हैं, पराजित होती हैं। इस पर एक मुक्तक है, वो मैं सुनाना चाहूँगी कि वो हारती क्या है, उनको हार कहा जाता है, वस्तुतः वो होता क्या है, क्योंकि प्रेम कभी जीतना नहीं चाहता है और स्त्री की सर्जना ही ऐसी होती है। तो बस इतना ही कहूँगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और एक मुक्तक के माध्यम से मैं अपनी बात ये रखती हूँ। तो एक मुक्तक के माध्यम से कहना चाहूँगी कि स्त्रियाँ अपनी शक्ति को पहचाने। बहुत से मैंने शक्ति के माध्यम से ही सुनाए हैं, लेकिन वस्तुतः क्या है, स्त्रियाँ अपनों पे सारे सुख वार जाती हूँ मैं, मन की हर ख्वाहिशें मार जाती हूँ मैं, अपनों पे सारे सुख वार जाती हूँ मैं, मन की हर ख्वाहिशें मार जाती हूँ मैं। और होता क्या है देखें, प्रेम ही मेरी ताकत है, पहचान है, प्रेम ही मेरी ताकत है, पहचान है, इसलिए तो सदा हार जाती हूँ मैं, अपनों पे सारे सुख। तो वस्तुतः ये शक्ति की कमी नहीं है, ये प्रेम है। उस प्रवाह में हम सब कुछ बह जाने देते हैं, खुद को पीछे रोक लेते हैं, पर अब आवश्यक है कि आप प्रयास करें और सामने आएं, प्रभावशाली ढंग से आएं। यही संदेश देना चाहूँगी। तो प्रेम ही वो शक्ति है, वो ताकत है जिसके आगे हम हार जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर चारुशीला सिंह को। जब भी हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, अपने मन को दबा लेते हैं कि कोई हम आए और हमको प्रेरित करे।
हमेशा कहा जाता है ना कि हम करना तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें। ज़रूरत है कि जो हमारे मन की हिचकिचाहट है, हमारा कमज़ोर होता आत्मविश्वास है, उसको ऊपर लाने की। जी जी तो जी। कैसे ऊपर लाया जाए, आपने अपने लाइफ के अनुभव से अब तक क्या सीखा है? बहुत मुश्किलें आई, मुझे पता जी, चला जी। कि थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में भी जब बच्चों का कुछ चोट लग गई थी, इस तरह जी, की जी, जी, चीज़ें जी, हुई, जी। आपने ओवरकम किया सबसे। जी, 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 जी। कठिन दौर था। जी, बिल्कुल, बहुत कठिन दौर एक स्त्री के जीवन में होता ही है कि जब पूरा परिवार, जो उसकी शक्ति है मेन परिवार ही, कि उसमें पति भी चोटिल हो गए, बेटा भी, बेटी भी, सासू माँ भी, तो सब जब अस्पताल से, मतलब उस कठिन दौर को अब क्या कहूँ, मैं याद भी नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, वो ऐसी जीवन की विसंगति थी जिसने मुझे जितना तोड़ा उतना ही जोड़ा। और मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि साहित्य वो संजीवनी है जो हर घाव को, हर जख्म को भर सकता है। ये मैंने महसूस किया कि मैं विक्षिप्त नहीं हुई, मैं बहुत कमज़ोर रही इस मामले में, क्योंकि जब सब वहाँ चले गए तो बिल्कुल एक महिला तो टूट ही जाती है। लेकिन साहित्य ने मुझे पल पल साहस दिया। और जो लोग मुझे कहते हैं, अक्सर झांसी की रानी कह के मुझे संबोधित किया जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है, तो ये सारी स्मृतियाँ उस वक्त और साहित्य, ये वो ताकत थी कि मैं पुनः उसी रौनक के साथ, उसी शक्ति के साथ पुनः जीवन में लौट पाई हूँ। और महिलाएं कभी कमज़ोर नहीं होती, वो बहुत समर्पित रहती हैं, वो शक्ति स्वरूपा हैं, उनमें अंतर्निहित इतनी शक्तियाँ हैं, बस वो एक बार उन्हें पहचान लें और बाहर लाने की आवश्यकता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और नारी जीवन से ही संबंधित अगर आप कहें तो एक सृजन में, बिल्कुल बिल्कुल। हर नारी का ये सपना हो, तन गंगा हो, मन जमुना हो। हर नारी का ये सपना हो, तन गंगा हो, मन जमुना हो। अपने तो सारे लगते हैं, अपने तो सारे लगते हैं, कोई काश के सचमुच अपना हो। हर नारी का ये सपना हो। और पहला बंद हाजिर करती हूँ, सुनिएगा। विश्वासों की डोर पकड़ कर, संबंधों को जिए जकड़ कर, विश्वासों की डोर पकड़ कर, संबंधों को जिए जकड़ कर, चलती है वो हौले हौले, चलती है वो हौले हौले, प्रेम समर्पण माथे जड़ कर, प्रेम समर्पण माथे जड़ कर, समय के सांचे में ढलना हो। तन गंगा हो, मन जमुना, तन गंगा हो, मन जमुना हो। हर नारी का ये सपना हो, तन गंगा हो, मन जमुना हो। एक बंद और सुने। त्याग भाव से जीना जाने, पर असरों को पीना जाने, त्याग भाव से जीना जाने, पर असरों को पीना जाने। टुकड़े टुकड़े पीर की चादर, टुकड़े टुकड़े पीर की चादर, चुपके चुपके सीना जाने, चुपके चुपके सीना जाने। जीवन पथ पर जब चलना हो, तन गंगा हो, मन जमुना, तन गंगा हो, मन जमुना हो। हर नारी का ये सपना हो, तन गंगा हो, मन जमुना हो। हर नारी का ये सपना हो, तन गंगा हो, मन जमुना हो।